हाँ तो प्यारे बच्चों, आज एक हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है समाव्ययता। इस चैप्टर को मैं स्टार्ट करूं उसके पहले कुछ जरूरी बातें इस चैप्टर के लिए मैं तुम्हें बताना चाहूंगा। जो कंपटीशन की तैयारी हम लोग करने वाले हैं, जैसे मैं कहूं कि मेंस की कहें या फिर एडवांस की कहें या फिर नीट की कहें, अगर नीट के स्टूडेंट भी इसको देख रहे हैं इस लेक्चर को, तो हर एक एग्जामिनेशन के लिए ये चैप्टर बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, हमें इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना है, ध्यान से अच्छे से इसको पढ़ना है और कोशिश ये करनी है कि अगर इसका क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन हमारा बिल्कुल भी गलत ना हो। ठीक है, तो चलिए शुरू कर रहे हैं हमारा नया चैप्टर। नाम है इसका समाव्ययता, इंग्लिश में इसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं कि समाव्ययता की डेफिनेशन क्या होती है। तो देखो डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या होता है समाव्ययता? देखो, वे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो लेकिन उनके भौतिक अथवा रासायनिक गुण भिन्न भिन्न हो, समावयवी कहलाते हैं तथा ये परिघटना समाव्ययता कहलाती है। ठीक है, तो यहां पर कहने का मतलब ये हुआ कि दो अलग अलग यौगिक जिनका अणुसूत्र, एक चीज हमेशा याद रखना, किसी भी प्रकार की समाव्ययता हो उनका अणुसूत्र हमेशा समान होना चाहिए। अगर अणुसूत्र अलग अलग है तो वे यौगिक कभी भी समावयवी नहीं होंगे। तो क्या डेफिनेशन में कहा गया है कि दो अलग अलग यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो लेकिन उनके गुण, अब गुण का मतलब या तो भौतिक गुण या रासायनिक गुण उनके अलग अलग हो, तो ऐसे यौगिक कहलाते हैं समावयवी। और ये जो फिनोमिना है, ये जो परिघटना है, इसको बोलते हैं समाव्ययता। ठीक है, इसका एक बड़ा अच्छा सा मैं एग्जांपल यहां पर ले सकता हूं। जैसे देखो, ये एक एग्जांपल दे रखा है C2H6O। अब ये किस रूप से लिखा हुआ है? ये एक यौगिक है जिसका अणुसूत्र है। क्या है अणुसूत्र? C2H6O। ठीक है, 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। अगर इस अणुसूत्र से अगर हम संरचना बनाएं तो एक संरचना हमें ये प्राप्त होती है और एक संरचना ये प्राप्त होती है। देखो, दोनों ही यौगिक में 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। और अगर हम इसके नाम की बात करें तो तुम्हें याद होगा इस यौगिक का नाम होता है एथिल अल्कोहल। ठीक है, और ये कंपाउंड होता है, इसमें कौन सा क्रियात्मक समूह है? इसमें ईथर क्रियात्मक समूह है, तो इसका नाम होता है डाईमेथिल ईथर। अब देखो, इन दोनों यौगिकों की संरचनाएं अलग अलग है। इस संरचनाओं का मतलब क्या है? कभी अगर हम ये कहें कि यौगिक की संरचनाएं अलग अलग है, इसका मतलब कनेक्टिविटी अलग अलग है। कनेक्टिविटी का मतलब देखो, यहां पर इस कार्बन से इसमें कार्बन जुड़ा हुआ है और फिर इस कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, जबकि यहां पर देखो कार्बन से ऑक्सीजन है और फिर ऑक्सीजन से कार्बन है। तो अगर संरचनाओं की अगर कनेक्टिविटी अलग अलग है तो हम कहेंगे कि उनकी संरचनाएं अलग अलग है। आई बात समझ में? तो यहां पर देखो, इस अणुसूत्र से एक तो हमने ये यौगिक बनाया एथिल अल्कोहल और एक हमने बनाया डाईमेथिल ईथर। अब अगर इनके हम भौतिक गुणों की बात करें तो ये यौगिक लिक्विड होता है, ये द्रव होता है, और ये वाला यौगिक गैस होता है। तो इनके भौतिक गुण मतलब की भौतिक अवस्थाएं अलग अलग हो। तो कहने का मतलब दो अलग अलग यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो लेकिन उनके गुण, किसी भी प्रकार का गुण, चाहे भौतिक गुण हो। अब भौतिक गुण का मतलब क्या होता है और रासायनिक गुण का मतलब क्या होता है? तो देखो, भौतिक गुण का मतलब ऐसे गुण जिनको हम भौतिक रूप से ऑब्जर्व कर सकते हो, फिजिकली हम उनको देखकर, सूंघकर या किसी भी प्रकार से हम उनको कंपेयर कर सकते हो। जैसे भौतिक गुणों में हम बात करें क्वथनांक, गलनांक, उनका घनत्व है, ठीक है, और उनका फिजिकल स्टेट, भौतिक अवस्था है। तो कोई भी कंपाउंड लिक्विड है या फिर गैस है, ये हम देखकर बता सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट मतलब क्वथनांक, उसको बॉइल करके हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, उसका घनत्व भी हम देखकर बता सकते हैं। तो ये जो गुण हैं इनको भौतिक गुण कहेंगे। और रासायनिक गुण क्या होते हैं? ऐसे गुण जो केमिकल रिएक्शंस वगैरह में होते हैं कि कौन सा यौगिक किससे अभिक्रिया करके कुछ अलग कंपाउंड बना रहा है, तो ये किस प्रकार का गुण हुआ? रासायनिक गुण। आई बात समझ? तो कहने का मतलब दो अलग अलग यौगिक
जिनका अणुसूत्र समान हो लेकिन उनके गुण, चाहे भौतिक गुण अलग हो, चाहे रासायनिक गुण अलग हो, चाहे दोनों ही अलग हो, समावैवी कहलाते हैं। और यही जो परिघटना होती है उसी को बोलते हैं समावैवता। आई बात समझ में? चलिए ठीक है। तो ये हमने कहा कि एथिल अल्कोहल और डाईमिथाइल ईथर ये अलग अलग यौगिक है, ठीक है। दोनों का अणुसूत्र समान है लेकिन दोनों की भौतिक अवस्थाएं और कई सारे गुण इनके अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो ये तो हुआ इसका डेफिनेशन। चलिए ठीक है। अब हम नेक्स्ट इसमें स्टार्ट करते हैं इनका वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमेरिस गुण मीन्स वर्गीकरण की हम बात कर रहे हैं। तो जो समावैवता होती है, समावैवता मुख्यतः दो प्रकार की होती है, याद रखना। पहली होती है संरचनात्मक समावैवता और दूसरी होती है त्रिविम। इन सभी को हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो पहली संरचनात्मक समावैवता और दूसरी त्रिविम समावैवता, ठीक है। अब संरचनात्मक समावैवता का मतलब क्या हुआ? ऐसे दो यौगिक जिनका अणुसूत्र तो हमेशा समान होगा, ये तो हर डेफिनेशन में बार बार कहा जाएगा, याद रखना, ठीक है। तो दो यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो लेकिन उनकी संरचनाएं अलग अलग हो, क्या कहलाएंगे? संरचनात्मक समावैवी कहलाएंगे। और संरचनात्मक समावैवता मुख्यतः 6 प्रकार की होती है, याद रखना। पहली होती है श्रृंखला समावैवता, दूसरा है स्थिति समावैवता, थर्ड नंबर पर है क्रियात्मक समूह समावैवता, फोर्थ नंबर पर है वलय श्रृंखला समावैवता, फिफ्थ नंबर पर होता है मध्यावैवता और लास्ट में छठे नंबर पर होता है चलावैवता। तो मुख्यतः है यह 6 प्रकार की समावैवता होती है और इन सभी का हम कहते हैं, ये सभी के सभी क्या होती है? संरचनात्मक समावैवता, ठीक है। चलो ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट त्रिविम। अब त्रिविम समावैवता मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, पहली संरूपण और दूसरा त्रिविम। और त्रिविम समावैवता के भी आगे 2 भाग होते हैं, मतलब त्रिविम समावैवता भी 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? पहली होती है ज्यामितीय और दूसरी होती है प्रकाशीय, ठीक है। ज्यामितीय को इंग्लिश में कहते हैं ज्योमेट्रिकल, पता होगा, और प्रकाशीय को इंग्लिश में बोलते हैं ऑप्टिकल समावैवता। तो यहां पर ये इसका वर्गीकरण हुआ। अब हमसे ये कहा जाए, बताइए कुल कितने प्रकार की समावैवता होती है सब मिलाकर, तो क्या कहेंगे? तो 6 प्रकार की तो ये हो गई। 7वां प्रकार संरूपण, याद रखना। ये पहला प्रकार श्रृंखला समावैवता, दूसरा स्थिति, तीसरा क्रियात्मक, चौथा वलय श्रृंखला, 5वां मध्यावैवता, छठा चलावैवता, 7वां नंबर होता है संरूपण। संरूपण किसका पार्ट है? त्रिविम का। उसके बाद 8वें नंबर पर होती है ज्यामितीय समावैवता और 9वें नंबर होती है प्रकाशीय समावैवता। तो याद रखो कुल 9 प्रकार की समावैवता होती है। 9 में से 6 प्रकार की होती है संरचनात्मक और 3 प्रकार की होती है त्रिविम, ठीक है। चलिए ये तो हुआ इसका क्लासिफिकेशन। अब डिटेल में हम बात करेंगे कि श्रृंखला क्या होती है, स्थिति। वैसे थोड़ा सा देखा जाए तो इन शब्दों से भी कुछ पता पड़ रहा है। क्या पता पड़ रहा है? श्रृंखला समावैवता का मतलब श्रृंखलाएं अलग अलग हो, स्थिति का मतलब, स्थिति समावैवता का मतलब स्थितियां अलग अलग हो। किसकी स्थिति अलग अलग हो? क्रियात्मक समूह की स्थिति अलग अलग हो, या फिर द्विबंध या त्रिबंध की स्थिति अलग अलग हो, या किसी प्रतिस्थापी की स्थिति अलग अलग हो, तो क्या बोला जाएगा? स्थिति समावैवता। इसी प्रकार से क्रियात्मक समूह समावैवता, मतलब 2 यौगिक हो, अणुसूत्र समान हो लेकिन उनमें उपस्थित क्रियात्मक समूह अलग अलग हो, तो क्रियात्मक समूह समावैवी कहलाएंगे। तो इस प्रकार से इस नाम से भी हम इनकी डेफिनेशन बता सकते हैं। चलिए ठीक है, ये सब तो खैर भाई हम डिटेल में पढ़ेंगे। और ये सब भी क्या होता है, तो पहले हम बात करेंगे संरचनात्मक की, एक एक करके सबको रीड करेंगे, उसके बाद फिर हम त्रिविम पर आएंगे, ठीक है। चलिए हाँ, तो बच्चों अब हम शुरू करते हैं इसमें पहली संरचनात्मक समावैवता, जिसका नाम है श्रृंखला समावैवता। तो देखिए श्रृंखला समावैवता को इंग्लिश में बोला जाता है चेन आइसोमेरिज्म। तो देखिए डेफिनेशन क्या है इसकी? वे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो लेकिन मुख्य कार्बन श्रृंखला में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या भिन्न भिन्न हो। मतलब जो मुख्य कार्बन श्रृंखला है, पेरेंट चेन जिसको कहा जाता है, उस पेरेंट चेन में
कार्बन परमाणु की संख्या भिन्न भिन्न होनी चाहिए। तो ऐसे यौगिक श्रृंखला समावयवी कहलाते हैं। जैसे देखो यहां पर पहला एग्जाम्पल दे रखा है, इस चीज को समझना। पहला जो एग्जाम्पल दे रखा है उसमें पहला यौगिक है ए, CH3 CH2 CH2 CH3, 4 कार्बन का एक चेन है। और अगर आपसे कहा जाए इसका नामकरण लिखने के लिए तो क्या लिखेंगे? दिस कंपाउंड इज ब्यूटेन, ठीक है। और एक और कंपाउंड ये दिया यहां पर, इसका नाम होगा 2-मेथिल प्रोपेन, ठीक है। 3 कार्बन की श्रृंखला। और अगर यहां से हम नंबरिंग करें, ये नंबर 1, ये नंबर 2, तो 2 पे कौन जुड़ा हुआ है? CH3, तो क्या बोला जाएगा? 2-मेथिल प्रोपेन। अच्छा, एक चीज मैं तुम्हें यहां पर बता दूं, मैं इन यौगिकों के जो नाम होंगे जितना हो सकेगा मैं उन नामों को इंग्लिश में लिखूंगा, क्योंकि तुम्हें याद है IUPAC पढ़ने के लिए, IUPAC अगर हमें पढ़ना है तो हमें इंग्लिश में पढ़ना चाहिए, क्योंकि IUPAC के जो नियम है वो नियम अंग्रेजी वर्णमाला क्रमानुसार बने हुए हैं, याद रखना। जैसे तुम्हें याद होगा एथिल और मेथिल 2 प्रतिस्थापी है, तो पहले किसको लिखा जाएगा? एथिल को। ये किस आधार पे बोला गया? इनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर को। एथिल का स्पेलिंग क्या होता है? ETHYL, ई से स्टार्ट होगा। और मेथिल की स्पेलिंग क्या होगी? METHYL, M से स्टार्ट होगा। तो E और M में पहले कौन? E पहले। तो ये सब हम पहले तभी बना पाएंगे जब हमें ये नेमिंग इंग्लिश में आती होगी, ये जरूरी है, इसलिए मैं बात कर रहा हूं। आई बात समझ में? तो यहां पर देखो, इस यौगिक का नाम हमने बोला ब्यूटेन और इसका हमने नाम बोला 2-मेथिल प्रोपेन। अब सबसे पहले देखो, इन दोनों यौगिकों का जो अणुसूत्र है वो अणुसूत्र समान है। कैसे समान है जरा बताइए? इसमें कितने कार्बन? 1, 2, 3 और 4 कार्बन है, ठीक है। 4 कार्बन का मतलब C4 है। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10। तो इसका यहां पर फॉर्मूला है C4H10। और अगर इसमें हम गिनेंगे तो हम ये देखेंगे कि इसका भी अणुसूत्र यही होगा, C4H10 ही होगा। मतलब दोनों यौगिकों का अणुसूत्र समान है। अब देखो, इसमें कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणु की संख्या कितनी? 1 2 3 और 4। 4 के लिए लिखा ब्यूट। ब्यूट का मतलब क्या होता है? 4। और यहां पर कितने कार्बन की चेन? 1 2 और 3। तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखा? प्रोप। देखो किस चीज का फर्क आ रहा है, यहां 4 कार्बन की श्रृंखला है और यहां पर 3 कार्बन की श्रृंखला है। इसीलिए अब हम ये कहेंगे कि ए और बी में कौन सी समवायता होगी, बता सकते हो? तो हम ये कहेंगे ए और बी में चेन आइसोमेरिज्म है, मतलब श्रृंखला समवायता है, ठीक है। चलो, ये हुआ एग्जांपल नंबर फर्स्ट। सेकेंड एग्जांपल पर आए। सेकेंड एग्जांपल क्या दे रखा है? इसमें हमने 1 कार्बन बढ़ा दिया, तो ये हुआ CH3 CH2 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 CH3। इस कंपाउंड का नाम होता है पेंटेन, ठीक है, सबको पता होगा। अब इसमें से 1 कार्बन को कम करके हमने उसको श्रृंखला के रूप में, मतलब साइड चेन के रूप में लगा दिया, ठीक है। तो अब श्रृंखला कितने कार्बन की? 1 2 3 4। तो इसका नाम होगा 2-मेथिल ब्यूटेन। ब्यूट आ रहा है, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन की श्रृंखला है, यहां पर 5 कार्बन की श्रृंखला थी, तो क्या लिखा था? पेंट लिखा था, ठीक है। और इसमें देखो, इसमें नेमिंग कैसे करेंगे? ये नंबर 1 कार्बन, ये नंबर 2 कार्बन और ये नंबर 3 कार्बन। आई बात समझ में? तो 3 कार्बन की श्रृंखला में 2 कार्बन पर, दूसरे कार्बन पर 2 मेथिल जुड़े हुए हैं, तो नाम क्या लिखा जाएगा? नाम लिखा जाएगा 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन। तो बताइए, इस वाले में कितने कार्बन की श्रृंखला है? 5 कार्बन की, तो लिखा पेंटेन। इसमें 4 कार्बन की श्रृंखला है, तो लिखा ब्यूटेन। और इसमें हमने नाम क्या लिखा था? 2,2 डाइमेथिल प्रोपेन। कितने कार्बन की श्रृंखला? प्रोप। प्रोप का मतलब 3 कार्बन की श्रृंखला है। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर हमसे कहा जाए ए और बी में, ए और बी में कौन सी आइसोमेरिज्म होगी? ये लिखा ए बी, ए कोमा बी, ए कोमा सी, और एक लिखा जाए बी कोमा सी। अब बताइए, तो ए और बी में कौन सी समवायता होगी? बताइए। यहां पर पेंट आ रहा है 5 कार्बन, यहां ब्यूट आ रहा है 4 कार्बन, तो ये आंसर होगा यहां पर कौन सा? चेन।
चेन आइसोमेरिज्म होगी। अच्छा, ए को सी से कंपेयर करो तो ए में 5 कार्बन की श्रृंखला है, जबकि सी में 3 कार्बन की श्रृंखला है, तो बाकी के 2 कार्बन प्रतिस्थापी के रूप में हैं। तो ए और सी में भी क्या आंसर होगा? चेन समावयवता श्रृंखला। और बी और सी में बात करें तो बी में भी कितने कार्बन की चेन? 4 कार्बन की, और इसमें कितने कार्बन की? 3 कार्बन की। तो बी और सी में भी आंसर क्या हो जाएगा? चेन आइसोमेरिज्म श्रृंखला समावयवता। तो कहने का मतलब पेंटेन है, 2 मेथिल ब्यूटेन। अच्छा, एक चीज और, कॉमन नेमिंग की बात करें तो 2 मेथिल ब्यूटेन का कॉमन नेम होता है आइसोपेंटेन। थैंक यू स्टूडेंट्स, इतना स्नेह और प्यार देने के लिए। आप लोगों ने मेरे को और मोशन परिवार को जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, मैं उसके लिए धन्यवाद कहता हूं। हजारों बच्चे हमारे वीडियो लेक्चर देख के लाभान्वित हो रहे हैं। बेटा, आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक को क्लिक करिए और फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन मोशन में सुनिश्चित करें। साथ ही साथ जिन बच्चों को डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल की भी सुविधा चाहिए, वो लिंक पे जाएं और क्लिक करें और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बेटा, कॉमन नेमिंग में कुल कितने कार्बन है? 5। तो 5 के आधार पर बोलेंगे आइसोपेंटेन, और ये हो जाता है, सबको पता होगा, इसका कॉमन नेम होता है नियोपेंटेन। तो याद रखो, पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन, ये सब के सब आपस में चेन आइसोमेरिज्म होते हैं, श्रृंखला समावेवी होते हैं। आई बात समझ में? तो ये हुआ श्रृंखला समावेवता। तो श्रृंखला समावेवता का मतलब श्रृंखलाएं अलग अलग होनी चाहिए। आई बात समझ में? चलो ठीक है। और देखो, इसके अलावा नेक्स्ट यहां पर हम बात करते हैं सेकंड नंबर, स्थिति समावेवता की, पोजीशन आइसोमेरिज्म। इंग्लिश में बोलते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या डेफिनेशन होगा इसका? जरा देखो, लिखा हुआ है भाई, पोजीशन का मतलब क्या हुआ? पोजीशन आइसोमेरिज्म का मतलब पोजीशंस अलग अलग हो। किस किस की पोजीशन अलग अलग हो? देखो, लिखा हुआ है वे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो, अणुसूत्र तो समान होना ही चाहिए, लेकिन प्रतिस्थापियों अथवा बहुबंधों, बहुबंधों का मतलब क्या हुआ? मल्टीपल बॉन्ड। तो बहुबंधों का मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, या क्रियात्मक समूहों की स्थिति भिन्न भिन्न हो, पोजीशन आइसोमर्स कहलाते हैं, स्थिति समावी कहलाते हैं। ठीक है, एक चीज याद रखना इसमें सबसे जरूरी है, स्थिति समावयवता के लिए मूल कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। मतलब स्थिति समावयवता में मूल कार्बन श्रृंखला की लंबाई, मतलब उसमें उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, तो ही पोजीशन कहेंगे। ये याद रखना, बड़ा अच्छा एग्जांपल दूंगा मैं इसका। ठीक है, तो बताइए स्थिति अलग अलग होनी चाहिए। किस किस की स्थिति अलग होनी चाहिए? सबसे पहले प्रतिस्थापियों की स्थिति अलग होनी चाहिए, या फिर बहुबंधों की स्थिति अलग होनी चाहिए। बहुबंधों का मतलब या तो द्विबंध या त्रिबंध की स्थिति अलग अलग हो, या फिर क्रियात्मक समूहों की स्थिति अलग अलग हो, उसको कहते हैं स्थिति समावेवी। ठीक है, तो अब देखो एग्जांपल दिया रखा है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है, इसका नाम क्या होगा बताइए? ये नंबर 1 कार्बन, ये नंबर 2 और ये नंबर 3, थर्ड नंबर कार्बन है, बताइए नाम क्या बोलेंगे? इसका नाम होगा 1 क्लोरोप्रोपेन, बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे नंबरिंग इधर से ही रखें, 1 2 3, क्या बोला जाएगा? 2 क्लोरोप्रोपेन। अब हमें ए और बी में बताना है कि कौन से समावेवी है। पहले देखो, दोनों का अणुसूत्र बिल्कुल समान है, 3 कार्बन यहाँ पर है, 3 कार्बन यहाँ पर है। उसके बाद 7 हाइड्रोजन यहाँ पर कुल है, तो इसमें भी 7 हाइड्रोजन यहाँ पे कुल है, गिन सकते हो। और 1 क्लोरीन यहाँ पर भी है, 1 क्लोरीन यहाँ पर भी है, तो दोनों का अणुसूत्र तो बिल्कुल समान है। लेकिन अगर आप देखो तो यहाँ पर भी प्रोप आ रहा है, यहाँ पर भी प्रोप आ रहा है। प्रोप का मतलब 3 कार्बन, मतलब दोनों की श्रृंखलाएं समान है। तो किस चीज का फर्क है? देखो, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 आ रहा है, 1 क्लोरो 2 क्लोरो, इसका मतलब क्लोरीन की पोजीशन यहाँ 1 है और क्लोरीन की पोजीशन यहाँ पे 2 है। और क्लोरीन यहाँ पर किस रूप में है? क्लोरीन यहाँ पर प्रतिस्थापी के रूप में है।
तो दोनों जो प्रतिस्थापी यहाँ पे क्लोरीन है उसकी स्थिति अलग अलग, यहाँ पे 1 तो यहाँ पे 2। तो बताइए ये जो दोनों कंपाउंड होंगे इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म होगी? पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन का मतलब स्थिति समावेदी, याद रखो। ठीक है, नेक्स्ट आइए एग्जांपल नंबर 2। इसमें देखो यौगिक दे रखा है ये वाला। ठीक है, अच्छा एक चीज मैं तुम्हें और बता दूं, अभी इसमें हम बात करेंगे श्रृंखला जो संरचनात्मक समावेदिता की हम लोग अभी बात कर रहे हैं, जिसमें हम चेन पोजीशन जो मतलब श्रृंखला कहें या स्थिति कहें या क्रियात्मक समूह, ये सब हम पढ़ेंगे। और इनको पढ़ने के बाद फिर हम मेनली बात करेंगे कैलकुलेशन की। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, याद रखना समावेदिता का। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसमें अगर आपको ट्रिक आती होगी तो आपका आंसर सही आएगा, अदरवाइज क्वेश्चन गलत होने के पूरे चांस आपके बन जाते हैं, याद रखना। तो कुछ ट्रिक्स वगैरह मैं तुम्हें बताऊंगा कैलकुलेशन में, उसको हम बाद में ही डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहां पर ये कंपाउंड दे रखा है, 4 कार्बन की चेन है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 4 कार्बन की श्रृंखला। नाम क्या होगा? ब्यूट 1इन। डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 और 2 के बीच में है, तो क्या मानेंगे? डबल बॉन्ड की पोजीशन 1 मानेंगे। तो ये होगा ब्यूट 1इन, और 1 को चाहे तो हम पहले भी लिख सकते हैं, तो नाम हो जाएगा 1 ब्यूटीन। ठीक है, इसमें बताइए नंबरिंग यहां से करें 1 2 3 4। ठीक है, तो ये नाम हो जाएगा ब्यूट 2इन, या फिर क्या लिखे? 2 ब्यूटीन लिखा। इसका नाम बताइए, इसका नाम क्या लिखेंगे? तो इसमें डबल बॉन्ड की तरफ से नंबरिंग करेंगे 1 2 3, क्या लिखेंगे? 2 नंबर पर मैथिल है, तो ये हमने लिखा 2 मैथिल के बाद 2 मैथिल के बाद फिर हमने लिखा 1 प्रोपीन। ठीक है, 1 प्रोपीन। ठीक है, ये इसका हमने नाम लिखा। अब हमसे कहा जाए, बताइए यहां पर, ठीक है, ये इनके नाम हुए। अब हमें कंपेयर करना है ए बी, ए सी और बी सी को कंपेयर करना है। तो बताइए ए और बी में क्या आंसर कहोगे? तो ए और बी में देखो, यहां पर ब्यूट आ रहा है, यहां पर भी ब्यूट आ रहा है। ब्यूट का मतलब दोनों में मुख्य कार्बन श्रृंखला में कितने कार्बन? 4 कार्बन है, तो दोनों में 4 कार्बन तो है, लेकिन फर्क किसका आ रहा है? यहां 1 और यहां पे 2 है। 1 का मतलब डबल बॉन्ड की स्थिति यहां पर 1 है, और इसमें डबल बॉन्ड की स्थिति क्या है? 2 है। तो डबल बॉन्ड की स्थिति अलग अलग है, तो ए और बी में क्या आंसर बोलेंगे? बता दो। ये हो जाएगा स्थिति समावेदी, पोजीशन। ठीक है, ए को सी से कंपेयर करो। चलो पहले हम बी को सी से कंपेयर कर ले, बताइए क्या कहेंगे? तो बी को सी से कंपेयर करा, नाम क्या आया? यहां पर 2 ब्यूटीन, और ये लिखा आ रहा है 2 मैथिल 1 प्रोपीन। ठीक से देखो, यहां पर ब्यूट आ रहा है, यहां पे प्रोप आ रहा है। क्या मतलब हुआ? इसमें बी और सी में किस चीज का फर्क है? स्थिति का या श्रृंखला का? ठीक से बताओ। यहां पर डबल बॉन्ड की स्थिति 2 पर है, यहां डबल बॉन्ड की स्थिति 1 पर है। तो हम देख रहे हैं कि स्थिति अलग अलग है। यहां पर डबल बॉन्ड की स्थिति 2 है, यहां डबल बॉन्ड की स्थिति 1 है, स्थिति अलग है। इसका मतलब आंसर स्थिति समावेदिता होना चाहिए। दूसरा देखो, इसमें 4 कार्बन की श्रृंखला है, जबकि यहां पर 3 कार्बन की श्रृंखला है। अब श्रृंखला अलग अलग है, तो आंसर श्रृंखला भी आना चाहिए। अब बताइए सही आंसर क्या होगा? या श्रृंखला कहें या स्थिति कहें या दोनों कहें, बताओ। तो तुम्हें याद होगा मैंने यहां पर लिखाया था, स्थिति समावेदिता के लिए मूल कार्बन श्रृंखला में कार्बन परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। मतलब मुख्य कार्बन श्रृंखला समान लंबाई की अगर है तो ही स्थिति होगा। जबकि यहां पर देखें बी में 4 कार्बन की श्रृंखला है और यहां पे 3 कार्बन की श्रृंखला है, प्रॉप। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा बी और सी का सही आंसर होगा चेन आइसोमेरिज्म, श्रृंखला समावेदिता। आई बात समझ? हाँ, अब मैं यहां पर बात कर सकता हूं, इसमें ए को सी से कंपेयर करें तो ए में देखो डबल बॉन्ड पहली पोजीशन पर आ रहा है,
इसमें भी डबल बॉन्ड पहली पोजीशन पर आ रहा है, लेकिन इसमें 4 कार्बन की श्रृंखला है, इसमें 3 कार्बन की श्रृंखला है। बोलो आ रही है बात समझ में? तो ए और सी में भी आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर चेन हो जाएगा, याद रखो, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है स्थिति समव्यवता के लिए कार्बन श्रृंखला की लंबाई बिल्कुल समान होनी चाहिए, तो ही आंसर पोजीशन हो सकता है, ये याद रखना, ठीक है। चलिए खैर, ये हुआ यहाँ पर पोजीशन आइसोमेरिज्म के 2 एग्जांपल। चलिए ठीक है, पोजीशन के हम कुछ एग्जांपल्स के भी और बात करते हैं। ये देखिए नेक्स्ट एग्जांपल स्थिति समव्यवता के नंबर 3 एग्जांपल दे रखा है CH3 CH2 CH2 OH, और एक दे रखा CH3 CH, इस पर OH दे रखा है। तो सबसे पहले समव्यवता से पहले हम ये बात करें कि इनका IUPAC नामकरण होगा क्या। तो इस वाले केस में नंबर 1, 2 और ये 3 कार्बन चेन है, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोप AN, और यहां पर लिखेंगे 1-ऑल, प्रोपेन 1-ऑल या फिर 1 प्रोपेनॉल, ये हो जाएगा इसका नाम प्रोप AN 2-ऑल या फिर 2 प्रोपेनॉल, ठीक है। अब बताइए इस केस में किस चीज का फर्क आ रहा है। इसमें क्रियात्मक समूह यहाँ पर OH है, तो OH की स्थिति इसमें 1 आ रही है, हमने लिखा 1-ऑल, और इसमें OH की स्थिति क्या आ रही है, यहां से लेंगे 1, 2 और 3, तो इसमें OH की पोजीशन आ रही है 2। और ठीक से देखो यहां पर भी प्रोप, यहां पर भी प्रोप। प्रोप का मतलब क्या है कि दोनों यौगिकों में मुख्य कार्बन श्रृंखला 3 कार्बन की है, तो जो फर्क आ रहा है वो फर्क सिर्फ अल्कोहल की पोजीशन का आ रहा है। इसमें नंबर 1 है और इसमें 2 है, इसलिए हम कहेंगे कि ये दोनों जो एग्जाम्पल है, ये कौन सी आइसोमेरिज्म इसमें होगी, पोजीशन आइसोमेरिज्म, स्थिति समव्यवता, ठीक है। इसी प्रकार से नंबर 4 की बात करें। अब नंबर 4 में बताइए एक कंपाउंड ये दे रखा है, एक ये दे रखा है, क्रियात्मक समूह यहाँ पर COOH दे रखा है। तो अगर यौगिक का में हमें ये बताना है कि कौन सी समव्यवता है, तो पहले उसका IUPAC नाम लिखो। IUPAC नाम लिखने से तुम्हें बहुत आसानी हो जाएगी। तो 1, 2, 3, 4, इसका नाम होगा ब्यूट AN ओइक एसिड। दिस कंपाउंड इज ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। और इस वाले केस में बात करें तो 1, 2 और 3 कार्बन की श्रृंखला है, और 2 नंबर पर एक मेथिल जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा 2-मेथिल प्रोप AN ओइक एसिड। क्या नाम हो गया इसका, 2-मेथिल प्रोपेनोइक एसिड। अब नाम को कंपेयर करो, इसमें ब्यूट आ रहा है, 4 कार्बन की श्रृंखला हो रही है, 1, 2, 3, 4, और यहां पर 1, 2, 3 कार्बन की श्रृंखला, प्रोप आ रहा है। तो क्या किस चीज का फर्क आया, मुख्य कार्बन श्रृंखला का फर्क आया। इसमें 4 कार्बन है और इसमें 3 कार्बन है। तो यहां पर जो यौगिक होंगे A और B, बताइए कौन सी आइसोमेरिज्म होगी इसमें आंसर होगा चेन, याद रखो। तो ये दोनों पोजीशन ना होकर ये चेन हो जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से एग्जांपल नंबर 5 की बात करें। अब बताइए 5 में क्या लग रहा है, सोच के जवाब दो इसका। बताइए इसमें आप क्या कहेंगे। आई थिंक तुम्हारा आंसर होगा स्थिति समावी, लेकिन ये स्थिति समावेवी नहीं है, याद रखो ये श्रृंखला समावेवी है। कैसे भाई, इसमें नंबरिंग 1, 2 और 3 ऐसे नहीं करेंगे, इसमें नंबरिंग होगा यहां से CN, क्रियात्मक समूह है साइनाइड, और साइनाइड में कार्बन होता है तो उसको नंबर 1 देंगे, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, क्या नाम हो जाएगा, ब्यूट ANE, ब्यूटेन, और CN का सफिक्स अनुलग्न क्या होता है, नाइट्राइल। भाई जान करके मैं तुम्हें नाम भी लिखा रहा हूं, जान करके। चैप्टर हमारा चल रहा है समावेवता, लेकिन मैं इन यौगिकों के नाम भी लिख रहा हूं ताकि तुम्हारी IUPAC की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, ठीक है। और इसमें इसको नंबर 1 देंगे, क्रियात्मक समूह के कार्बन को नंबर 1, ये नंबर 2, अब 3 इसको 2 चाहे इसको 2, एक ही बात है, इसको दे दिया तो इसका नाम क्या हो जाएगा 2-मेथिल, और उसके बाद क्या नाम हो जाएगा प्रोपेन नाइट्राइल, ये इसका नाम होगा, समझे। अब बताइए कंपेयर करो, यहां पे क्या कंपैरिजन करेंगे, इसमें कितने कार्बन की श्रृंखला 4,
इसमें कितने कार्बन की श्रृंखला, 3 प्रॉप। ये एग्जाम्पल इसके जैसा ही है, दोनों एग्जाम्पल एक ही प्रकार के हैं, सिर्फ जो फर्क है वो क्रियात्मक समूह का है। इसमें क्रियात्मक समूह कार्बोक्सिलिक है और इसमें क्रियात्मक समूह साइनाइड है। इसमें मैंने कार्बोक्सिलिक को इस कार्बन के साइड में लिख दिया था बस, जबकि इसमें मैंने जान करके इसको ऊपर लिख दिया इधर की तरफ, ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखो, ठीक है। तो ये दोनों भी यहां पर इनका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, क्या आइसोमेरिज्म होगी, चेन आइसोमेरिज्म होगी, ना कि स्थिति, याद रखना, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल 5 के बाद नेक्स्ट लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 में ये देखो, एक तुम्हें एरोमेटिक यौगिक दे रखा है, बेंजीन है। बेंजीन की 1 और 2 पोजीशन पर ये समूह है, 1 पर OH और 2 पर CH3। अगर कॉमन नेम की बात करें तो इसका कॉमन नेम होता है ऑर्थोक्रिसोल, याद होगा तुम्हें, और तुम्हें याद होना भी चाहिए। अगर बेंजीन पर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप हो और एक CH3 ग्रुप हो तो उसको बोला जाता है क्रिसोल, और अगर दोनों की पोजीशन 1-2 है तो ऑर्थो। प्यारे बच्चों, हमें कमेंट्स में रोज कई सारी रिक्वेस्ट आ रही है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं या फिर ये वाला टॉपिक हमें समझाएं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारा जो YouTube चैनल है उसे सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे हिट करें। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हमारे जितने भी जो भी टॉपिक आप लोग कह रहे हैं कि इसका वीडियो बनाइए या फिर ये हमें समझाएं, ये सब ऑलरेडी उस पर अपलोड कर रखा है। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मैं आपको ये सुनिश्चित करता हूं कि आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं होगा, और जो भी आगे आने वाले वीडियो होंगे वो भी आप आसानी से देख सकेंगे। और यही पोजीशन अगर 1, 2 और 3 हो जाए, 1, 3 हो जाए तो मेटाक्रिसोल, और यही पोजीशन अगर 1, 4 हो जाए तो क्या बोला जाएगा, पैराक्रिसोल। ठीक है, याद रखो, ऑर्थोक्रिसोल, मेटाक्रिसोल एंड पैराक्रिसोल। आईयूपीएसी नेम क्या होंगे इसके, इसका आईयूपीएसी नेम होगा 2 मेथिल फिनॉल, इसका 3 मेथिल फिनॉल, और इसका आईयूपीएसी नेम 4 मेथिल फिनॉल। ये इसके आईयूपीएसी नेम भी होंगे। अब बताइए कौन सी आइसोमेरिज्म, बताइए। तो यहां पर आप देख रहे हो जो मुख्य कार्बन श्रृंखला वो बेंजीन की 6 कार्बन की श्रृंखला, मतलब बेंजीन है। इसमें मुख्य श्रृंखला भी बेंजीन, इसमें भी मुख्य श्रृंखला बेंजीन, और इसमें भी मुख्य श्रृंखला बेंजीन है। मतलब सब में श्रृंखला तो समान है, और अगर श्रृंखला समान है तो चेन तो हो नहीं सकता। तो यहां पर इन सभी का आंसर होगा, मैं यहां लिख देता हूं AB, AC और एक लिखा BC। तो यहां पर ये सबके सब आंसर होंगे पोजीशन, ये भी पोजीशन और ये भी पोजीशन होगा। याद रखो, A और B किस चीज का फर्क, ये 2 नंबर पर है, यहां पर 3 नंबर पर है, तो क्या होंगे A और B में आंसर पोजीशन। अच्छा, A और C, A में पोजीशन है 1, 2, इसमें पोजीशन 1, 4, तो ये भी पोजीशन, और B और C, B में पोजीशन CH3 की 3 और इसमें CH3 की पोजीशन 4, तो ये भी क्या आएगा, पोजीशन। याद रखना, आज के बाद ऑर्थो, मेटा एंड पैरा जो आइसोमर्स होते हैं ये सभी के सभी पोजिशनल आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, चाहे तो हम इसमें और भी एग्जांपल, यहां पर OH को हटाकर CH3 लगा दो, यहां भी CH3 लगा दो, यहां भी CH3 लगा दो, वो भी ऑर्थो, मेटा, पैरा, वो भी क्या होंगे, पोजीशन आइसोमर होंगे। तो याद रखो, एरोमेटिक कंपाउंड में जो ऑर्थो, मेटा और पैरा कंपाउंड होते हैं वो हमेशा स्थिति समावेवी होंगे। ठीक है, तो चलो ये हमने डिस्कस करा, चेन आइसोमेरिज्म हमारा हो चुका है, पोजीशन भी हो चुका है, कुछ इसके क्वेश्चंस हैं अभी हम और डिस्कस करेंगे। अब हम इसके बाद लेंगे नेक्स्ट हमारी समाव्ययता, क्रियात्मक समूह समाव्ययता। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट समाव्ययता शुरू करते हैं, इसका नाम है क्रियात्मक समाव्ययता। इंग्लिश में इसको फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इसके डेफिनेशन की बात करें। डेफिनेशन में लिखा है, देखो क्या है ये, क्रियात्मक समाव्ययता का मतलब क्या होना चाहिए, थोड़ा सोच के देखो। क्रियात्मक समाव्ययता का मतलब है कि क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न हो, बस ये डेफिनेशन है। वे यौगिक जिनका अणुसूत्र समान हो लेकिन उसमें उपस्थित क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न हो, तो ऐसे यौगिक क्रियात्मक समावेवी कहलाते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल सा डेफिनेशन हुआ। तो एक बार फिर से
क्रियात्मक समूह समावेशिता का मतलब अलग अलग यौगिक हो और उनमें उपस्थित क्रियात्मक समूह अलग अलग हो, ऐसे यौगिक क्रियात्मक समूह समावेशी कहलाते हैं। ठीक है, अब इसके देखो कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल्स मैंने यहां पर लिए हैं। जैसे पहला जो होता है वो है अल्कोहल एंड ईथर। तो यहां पर देखो, जैसे ये मैंने मॉलिक्यूल लिखा CH3CH2OH, इस कंपाउंड का नाम क्या होता है? एथिल अल्कोहल, और ये कंपाउंड होता है डाइमेथाइल ईथर। दोनों में देखो, दोनों का जो अणुसूत्र अगर हम बनाए तो वो अणुसूत्र दोनों का सेम होगा। ठीक है, इसमें 2 कार्बन, इसमें भी 2 कार्बन, इसमें 6 हाइड्रोजन, इसमें भी 6 हाइड्रोजन, इसमें 1 ऑक्सीजन, इसमें भी 1 ऑक्सीजन। इसका मतलब दोनों का जो अणुसूत्र है वो बिल्कुल समान है। तो अल्कोहल का क्रियात्मक समूह ईथर होगा। ठीक है, चलिए ये हुआ। इसके बाद नेक्स्ट हम पेयर की बात करते हैं, सेकंड हम लेते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन। ठीक है, तो यहां पर तुम्हें पता है CH_O, ये कौन सा क्रियात्मक समूह होता है? ये यहां पर एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह होता है, और यहां लिखा है CH3COCH3, ये कीटोन है। लेकिन अब ठीक से देखो, यहां पर एक चीज समझना, इस वाले में कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, जबकि यहां पर 3 कार्बन है। अगर कार्बन परमाणु की संख्या अलग अलग हो जाए तो फिर उनके अणुसूत्र समान नहीं होंगे, और अणुसूत्र अगर वो समान नहीं है तो फिर वो कभी भी समावेशी नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस वाले एग्जाम्पल में यहां पर अगर 3 कार्बन है तो यहां पर भी 3 कार्बन होने चाहिए। तो ये हमने एक हटाकर 1 कार्बन और बढ़ा देंगे CH2, एंड फिर लिखा CH_O, ये एग्जाम्पल लिखा है। अब देखो, तो कहने का मतलब जैसे मैं यहां पर कह सकता हूं, ईथर में कम से कम कितने कार्बन होते हैं? 2 कार्बन। 2 कार्बन से कम का ईथर संभव नहीं होता है, तो अल्कोहल में भी 2 कार्बन होने चाहिए। ठीक है ना? जैसे मैं तुमसे कहूं कि CH3OH है, मैथिल अल्कोहल। अब मैथिल अल्कोहल में कितने कार्बन है? 1, तो इसका कोई क्रियात्मक समूह समावेशी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अल्कोहल का क्रियात्मक समूह समावेशी कौन होता है? ईथर, और ईथर में कम से कम 2 कार्बन होते हैं, जबकि इसमें तो 1 ही कार्बन है। तो ये कभी भी आइसोमरेज में शो नहीं करेगा। ठीक है, एल्डिहाइड और कीटोन पर आए, 3 कार्बन का एल्डिहाइड और 3 कार्बन का कीटोन, तो ये भी कौन से हो जाएंगे? क्रियात्मक समूह समावेशी होंगे। ठीक है, अब इनको करने के लिए तुम्हें क्रियात्मक समूह की बहुत अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हमने लिखा कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है? C_OOH, ये कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। एस्टर क्या होगा? C_OO, और O से कार्बन जुड़ना चाहिए। अगर ऑक्सीजन से कार्बन जुड़ा है तो एस्टर, और अगर ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा है तो फिर कार्बोक्सिलिक एसिड। ये क्रियात्मक समूह होते हैं। तो यहां पर देखो, ये 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो ये 3 कार्बन का एस्टर है। तो दोनों में क्रियात्मक समूह अलग अलग हो गए, बस बात खत्म। अगर क्रियात्मक समूह अलग अलग है तो ये क्रियात्मक समूह समावेशी होंगे। ठीक है, चलो ठीक है, और आगे बढ़े। नंबर 4 की बात करें, साइनाइड और एंड आइसोसाइनाइड। साइनाइड कौन सा क्रियात्मक समूह होता है? साइनाइड में CN होता है। अगर कार्बन चेन कार्बन से, CN के कार्बन से जुड़ा हो तो बोलते हैं साइनाइड, और यही कार्बन चेन अगर नाइट्रोजन से जुड़ा हो तो कहा जाता है आइसोसाइनाइड। अब जरा देखो, यहां पर CN है साइनाइड, यहां पर NC है, तो ये क्या होगा? आइसोसाइनाइड होगा। ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, ये दोनों भी क्रियात्मक समूह समावेशी होंगे। क्यों होंगे क्रियात्मक समूह समावेशी? 2 कार्बन का साइनाइड है, और ये भी टोटल 2 कार्बन का आइसोसाइनाइड है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्रियात्मक समूह समावेशी कौन कौन से हुए? सबसे पहला पेयर हमने बनाया अल्कोहल ईथर का, उसके बाद एल्डिहाइड कीटोन भी क्रियात्मक समूह समावेशी होंगे, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर, और लास्ट में इसके बाद साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पेयर की बात करें। 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन एंड 3 डिग्री एमीन। अब 1 डिग्री एमीन और 2 डिग्री और 3 डिग्री, ये सब भी आपस में क्रियात्मक समूह समावेशी है। लेकिन सबसे पहले हम बात ये करें कि 1 डिग्री एमीन और 2 डिग्री एमीन या फिर 3 डिग्री एमीन होता क्या है। तो देखो, ये तुम्हें पता होना चाहिए, अगर
मॉलिक्यूल में NH2 जुड़ा है, नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है? 3 होती है, 3 संयोजकता होती है नाइट्रोजन की। अब इस नाइट्रोजन से 2 तो हाइड्रोजन जुड़ रहे हैं और एक तरफ कार्बन चेन जुड़ा हुआ है, तो ये होता है 1 डिग्री एमीन। उसके बाद नाइट्रोजन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हो, एक तरफ हाइड्रोजन जुड़ा हो और 2 तरफ कार्बन चेन जुड़ी हुई हो, तो उसको बोलेंगे 2 डिग्री एमीन। पहचानने का तरीका क्या है? अगर NH2 है कार्बन चेन में तो 1 डिग्री, ये वाला 1 डिग्री, और NH है और दोनों तरफ कार्बन चेन है तो इसको कहा जाएगा 2 डिग्री एमीन। ठीक है, चलिए उसके बाद सिर्फ एक नाइट्रोजन हो और तीनों तरफ कार्बन जुड़े हो तो इसको कहा जाएगा 3 डिग्री एमीन। याद रखो इस टाइप से। अब देखो इस केस में 3 कार्बन है, एक नाइट्रोजन है, यहां पर भी टोटल 3 कार्बन, एक नाइट्रोजन, यहां पर भी 3 कार्बन और एक नाइट्रोजन है, तो ये सब के सब आपस में क्रियात्मक समूह समावेवी ही होंगे। ये तुम्हें याद होना चाहिए। ठीक है, तो याद रखो 1 डिग्री एमीन, 2 डिग्री एमीन और 3 डिग्री एमीन भी आपस में क्रियात्मक समूह। इनके सब नाम में एमीन 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 आ रहा है, लेकिन ये अलग अलग क्रियात्मक समूह है, याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं 6 नंबर। इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल हो सकता है। फिनोलिक एंड अल्कोहलिक, दोनों में ही OH उपस्थित होगा। याद रखो अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा हो, डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा हो तो इसको कहा जाएगा फिनोलिक क्रियात्मक समूह। ठीक है, लेकिन अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप बेंजीन से जुड़ा हो लेकिन इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली का मतलब देखो ये OH किससे जुड़ा हुआ है? CH2 से जुड़ा हुआ है, बीच में एक कार्बन आ गया है, तो ये OH डायरेक्टली बेंजीन से नहीं जुड़ा हुआ है, तो इसको कहा जाएगा अल्कोहलिक। याद रखना इसको। ठीक है, तो यहां पर देखो इस केस में ये फिनोलिक है और ये अल्कोहलिक है। अच्छा, दोनों में कार्बन परमाणु की संख्या 4 है, कैसे बता? सॉरी, कार्बन परमाणु की संख्या इसमें 7 है। 6 कार्बन तो बेंजीन में है और एक कार्बन ये रहा, 7 कार्बन यहां पर है और 7 ही कार्बन यहां पर भी है। 6 तो रिंग में और एक ये रहा, 7 कार्बन यहां पर है, ऑक्सीजन यहां पर भी एक एक है, हाइड्रोजन भी दोनों में बराबर है। हरी बात समझ? तो याद रखना फिनोलिक और अल्कोहलिक भी आपस में क्रियात्मक समूह समावेवी होते हैं। अच्छा, एक चीज अभी मैंने तुमसे कहा था कि अगर अल्कोहल है तो अल्कोहल का क्रियात्मक समूह समावेवी ईथर होगा। तो यहां पर देखो इसमें एक बड़ा अच्छा एग्जांपल मैं और बना सकता हूं। ये मैंने लिखा, बेंजीन बना दिया। अब इस CH2OH में हमने इंटरचेंज कर दिया, O को हमने अंदर ले लिया और बाहर क्या ले लिया? ईथर ले लिया। इसको मैंने नाम दिया मॉलिक्यूल नंबर A, मॉलिक्यूल नंबर B, मॉलिक्यूल नंबर C। अब देखो ये अल्कोहल और ये ईथर, तो मैं तुमसे यहां पर कहूं, बताओ A और B में कौन सा आइसोमेरिज्म होगा? B और C में कौन सा आइसोमेरिज्म होगा? अच्छा, एक एग्जांपल मैं और यहां पर ले सकता हूं, इसी का एक एग्जांपल और बना सकता हूं। कैसे बना सकते हैं? देखो ये मैंने लिखा यहां पर OH और यहां पे लिख दिया CH3। अब मैं तुमसे ये कहूं कि बताओ A में और D में क्या रिलेशन है? अच्छा, तुमसे कहा जाए C और D में क्या रिलेशन है, समझना इसको। तो देखो इसमें बताओ कौन कौन सा अल्कोहलिक है और कौन कौन सा फिनोलिक है। क्या बोला मैंने? फिनोलिक कब होगा? जब OH डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा हो। तो OH इसमें डायरेक्टली बेंजीन से जुड़ा है तो ये फिनोलिक है। इसमें डायरेक्टली नहीं जुड़ा हुआ है, बीच में एक कार्बन आ रहा है, साइड चेन से जुड़ा हुआ है, तो ये अल्कोहलिक। ठीक है, ये वाला O के दोनों तरफ कार्बन है तो ये ईथर हुआ। अच्छा, इसमें बेंजीन से डायरेक्टली OH जुड़ा है तो ये भी फिनोलिक। ठीक है, तो देखो मैंने लिखा यहां पर ये कौन सा? फिनोलिक। ये भी कौन सा? फिनोलिक। ये वाला अल्कोहलिक और ये कौन सा? ईथर। अब हमको दे रखा है A और B में, तो A फिनोलिक है और B अल्कोहलिक है, तो ये कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मतलब क्रियात्मक समूह समावेयता। ठीक है, चलिए ठीक है। इसके बाद अब हम बात करें B और C में,
तो बी वाला अल्कोहल है और सी वाला ईथर है। अल्कोहल ईथर में भी क्या होता है? डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें आप ज़रूर लाइक करें और शेयर करें, ताकि और भी जितने ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं उन तक भी ये वीडियोस पहुँचें। ठीक है। और एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि आपके इसी प्यार और स्नेह के कारण हमारी पूरी मोशन की टीम बहुत ही मोटिवेटेड है फ्यूचर में आपको बहुत ही अच्छे क्वालिटी के कंटेंट प्रोवाइड करने के। फंक्शनल आइसोमेरिज्म होती है। ठीक है। अब हमसे कहा जा रहा है ए एंड डी, तो ये ए और ये वाला डी, अब बताओ इसमें क्या आंसर होना चाहिए? सोचो एक बार। तो ए वाला अगर फेनोलिक है तो डी वाला भी तो फेनोलिक है। अब इसमें क्या कहेंगे? दोनों फेनोलिक है। अब दोनों फेनोलिक है तो ये क्रियात्मक समूह समावेश तो नहीं होंगे। अब देखो किस चीज का फर्क है। अगर मैं इसको 1 मानता हूं तो ये पोजीशन 2 है। 2 पोजीशन का मतलब ऑर्थो, और ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। थर्ड नंबर पोजीशन क्या होती है? मेटा। तो ये ऑर्थो आइसोमर और ये मेटा आइसोमर। ऑर्थो और मेटा क्या होते हैं? ये पोजीशन आइसोमर होते हैं। तो ए और डी में आंसर क्या हो जाएगा? पोजीशन, याद रखना। ठीक है। और सी और डी में कंपेयर करना हो तो सी वाला तो ईथर है और डी वाला फिनोलिक है। तो जब फिनोलिक और अल्कोहलिक क्रियात्मक समूह है तो फिर फिनोलिक और ईथर भी आपस में क्रियात्मक समूह समावेशी ही होंगे। ठीक है। तो यहां पर सी और डी को भी हम बोलेंगे फंक्शनल आइसोमेरिज्म हो गया इसमें। ठीक है। तो याद रखो इसको कि ईथर और फेनोलिक भी आपस में क्रियात्मक समूह समावेशी ही होंगे। ठीक है। चलो ठीक है, ये हुआ। इसके बाद 6 नंबर के बाद अब लेते हैं 7th नंबर एग्जांपल, दैट इज एल्काइन एंड एल्काडाइन। एल्काइन का मतलब क्या होता है? एल्काइन का मतलब जिसमें कार्बन परमाणु के मध्य ट्रिपल बॉन्ड हो, और एल्काडाइन क्या होता है? जिसमें कार्बन परमाणु के मध्य दो डबल बॉन्ड होने चाहिए। ठीक है। तो देखो ये लिखा प्रोपाइन और ये लिखा प्रोपाडाइन। देखो फॉर्मूला दोनों का सेम है। इस एग्जांपल से एक चीज कंफर्म क्लियर होती है, वो क्या? क्रियात्मक समूह समावयवता के लिए यौगिक में क्रियात्मक समूह हो ये कोई जरूरी नहीं है। क्रियात्मक समूह समावयवता के लिए बस यौगिकों की जो फैमिली है, जो उनकी कैटेगरी है, वो अलग अलग होना चाहिए। अगर फैमिली अलग अलग है तो भी वो क्रियात्मक समूह समावेशी ही माने जाएंगे। ये किस फैमिली को बिलोंग करता है? ये किस परिवार का सदस्य है? ये एल्काइन का है। और ये किस फैमिली का है? ये एल्काडाइन का है। अलग अलग फैमिली, बस एक ही आंसर, क्रियात्मक समूह समावयवता। आई बात समझ में? तो इन दोनों में हम आंसर लिख देंगे यहां पर फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अच्छा, एक इसका एग्जांपल और ले सकता हूं मैं, बड़ा अच्छा एग्जांपल है। देखो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, इस कंपाउंड का नाम 2 ब्यूटाइन, और एक में एंड CH2 डबल बॉन्ड C H CH एंड डबल बॉन्ड CH2, ये लिखा। देखो दोनों का अणुसूत्र समान है, 4 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं? 6। वहां पर भी हाइड्रोजन कितने हैं? 6। फॉर्मूला इनका अणुसूत्र क्या होगा? C4H6 होगा। C4H6। देखो ये ट्रिपल बॉन्ड है तो ये अल्काइन फैमिली का होगा, और यहां 2 डबल बॉन्ड है तो ये क्या हो जाएगा? ये अल्काडाइन। इसका नाम क्या होगा? नाम पता होगा, इसका नाम होता है ब्यूटा 1,3 डाइइन। तो ये दोनों भी आपस में क्रियात्मक समूह समावेशी ही होंगे। ठीक है। चलो एक इसके अलावा ये एग्जांपल भी हम ले सकते हैं। देखो यहां पर नंबर 8 हमें दे रखा है, दिस इज नाइट्रो एंड नाइट्राइट। नाइट्रो एंड नाइट्राइट। नाइट्रो में याद रखना, अगर NO2 में नाइट्रोजन कार्बन चेन से जुड़ा हो तो इसको कहा जाता है नाइट्रो। अगर N से जुड़ा है तो नाइट्रो, और अगर मैं इसको रीअरेंज करके बना दूं ONO, तो कार्बन चेन अगर ऑक्सीजन से जुड़ा हो तो नाइट्राइट, ITE नाइट्राइट कहा जाएगा। तो NO2 है, N से जुड़ा है तो नाइट्रो, और O से जुड़ा है तो नाइट्राइट कहा जाएगा। तो नाइट्रो और नाइट्राइट भी आपस में क्या होंगे? क्रियात्मक समूह समावेशी ही होंगे। याद रखो इसको। ठीक है। ठीक है। चलो ये एग्जांपल हुए।
तो क्रियात्मक समूह समावेशिता के हम एक दो एग्जांपल और हैं, उनकी भी हम अभी बात करते हैं। चलिए क्रियात्मक समूह समावेशिता के हम और एग्जांपल्स देखते हैं। नेक्स्ट देखिए 9th नंबर पर है 1 डिग्री अमाइड, 2 डिग्री अमाइड एंड 3 डिग्री अमाइड। ये भी आपस में क्रियात्मक समूह समावेशी ही होते हैं। जैसे इसके पहले हमने एग्जांपल लिया था 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन और 3 डिग्री अमीन होते हैं क्रियात्मक समावेशी, वैसे ये भी आपस में क्रियात्मक समूह समावेशी ही होते हैं। कैसे? एग्जांपल देखो, जैसे ये एग्जांपल दे रखा है CH3 CH2 CONH2। ये कौन सा क्रियात्मक समूह? तुम्हें याद होगा C डबल बॉन्ड O से NH2 जुड़ा हो तो उसको हम बोलते हैं अमाइड, याद होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें हमने क्या करा, एक कार्बन यहां लगा दिया तो CH3CONH और ये बना दिया, एक कार्बन को हमने यहां पे लगा दिया तो ये होता है 2 डिग्री अमाइड, याद रखो। और इसको कहा जाता है 1 डिग्री अमाइड। अच्छा, अब हमने इसमें क्या करा, ये जो कार्बन था वो भी हम इधर ले आए, यहां लगा दिया और H को यहां लगा दिया तो ये बना HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड N एंड उससे जुड़ा हुआ है CH3 एंड CH3, ठीक है। तो इसको हमने कहा 3 डिग्री अमाइड। पूरी बात समझना, ये क्रियात्मक समूह का नाम कैसे होता है। देखो, जैसे तुम्हें याद होगा कार्बन 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 सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड में यहां पे लगा दूं OH। तो अगर कार्बन के पास सिर्फ OH जुड़ा है तो इस क्रियात्मक समूह को क्या बोला जाता है? अल्कोहल। अब देखो, जिस कार्बन से OH जुड़ा है, बिल्कुल एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा है, ये अल्कोहल है तो ये भी अल्कोहल है। लेकिन अगर जिस कार्बन पर OH जुड़ा है, अगर मैं वहां पे डबल बॉन्ड O लगा दूं तो ये हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। ये अल्कोहल, ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। अब यहां पर देखो C सिंगल बॉन्ड C, यहां पर हमने लिखा NH2। अब जिस कार्बन पर NH2 है, अगर NH2 जुड़ा है तो इसका नाम क्या होगा? 1 डिग्री एमीन होता है, सबको पता है। तो जिस कार्बन पर NH2 जुड़ा है, बिल्कुल ये एग्जांपल यहां लिखा, जिस कार्बन पर NH2 लिखा है, अगर उस पर डबल बॉन्ड O लगा दें तो इसको बोलेंगे 1 डिग्री अमाइड। ये 1 डिग्री अमाइड हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे यहां पर ये मैंने ऐसे लगा दिया, अब NH के दोनों तरफ कार्बन है तो ये क्या होगा? ये होगा 2 डिग्री एमीन। अब इसी एग्जांपल को हम फिर से यहां पर बना दें। अब क्या करें, या तो इधर या उधर डबल बॉन्ड O लगा दो तो ये अगर 2 डिग्री एमीन है, इसका नाम क्या? 2 डिग्री एमीन। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 डिग्री अमाइड, याद रखो। इसी प्रकार से इनकी नेमिंग होती है, ये तुम्हें अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर CONH2 है तो ये 1 डिग्री अमाइड, CONH और N से भी एक कार्बन जुड़ा है तो 2 डिग्री अमाइड, और CON और N से 2 कार्बन चेन जुड़े हो प्रतिस्थापी के रूप में तो इसको बोलते हैं 3 डिग्री अमाइड। तो ये तीनों ही आपस में क्रियात्मक समूह समावेशी होंगे, याद रखो। A, B और C 3 कंपाउंड है, तीनों के आपस में कौन सी समावेशिता होगी? क्रियात्मक समूह समावेशिता, याद रखो, ठीक है। चलो ठीक है, तो ये कुछ हमने बात करी थी यहाँ पर क्रियात्मक समूह समावेशिता की। कई प्रकार के क्रियात्मक समूह में होती है, याद है। जैसे अल्कोहल का क्रियात्मक समूह कौन होता है? ईथर। एल्डिहाइड का कौन होता है? कीटोन। कार्बोक्सिलिक एसिड का कौन होगा? एस्टर। ऐसे हमने कई सारे एग्जाम्पल्स यहाँ पर पढ़े थे। अब यहाँ पर एक चीज और समझना, मैंने तुमसे पहले कुछ टाइम पहले बोला था कि एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह समावेशी कौन होता है? कीटोन होता है, सही है। लेकिन एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह समावेशी सिर्फ कीटोन होता है, ये कहना गलत होगा। सिर्फ कीटोन होगा, ये कहना बिल्कुल गलत है। और भी क्रियात्मक समूह हो सकते हैं, कैसे? देखो समझना, इसमें यहां पे देखो, ये हमने 4 कार्बन का एल्डिहाइड बनाया, CH डबल बॉन्ड O। ये क्या होता है? एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है। अब इसको मैंने बीच में लगा दिया तो ये क्या बन गया? 4 कार्बन का कीटोन। तो एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह समावेशी कौन? कीटोन है। लेकिन सिर्फ यही कीटोन बने ये कोई जरूरी नहीं है। मैं और भी इसके एग्जांपल्स बना सकता हूं। कैसे? देखो, इस पूरे मॉलिक्यूल का DOU कितना है? तुमने पढ़ा था DOU,
डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन याद है, जिसका एक नाम हमने और दिया था डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, द्विबंध तुल्यांक, वो तुम्हें आना चाहिए। आइसोमेरिज्म में शुरू करने से पहले मैंने वो लेक्चर भी लिया था जिसमें मैंने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट की मतलब द्विबंध तुल्यांक की हमने बात करी थी, ठीक है, वो अच्छे से आना चाहिए। तो देखो इसमें कितने कार्बन, 4 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है, और इसका DOU कितना है, 1 है। इसमें भी 4 कार्बन है, 1 ऑक्सीजन है, और DOU कितना है, 1 है। मैं इसके कई सारे और आइसोमर्स बना सकता हूं। कैसे? ये मैंने लिखा CH2, डबल बॉन्ड में यहां पर लगा सकता हूं CH2 एंड CH2OH, ये बना सकता हूं। अब उसे कहा जाए इसमें और इसमें कौन से समावेश था, तो देखो ये यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो हम क्या बोलते हैं, असंतृप्त यौगिक। और कार्बन के पास सिंगल बॉन्ड OH है तो ये अल्कोहल भी है। तो ये कौन सा क्रियात्मक समूह हो गया, ये हो गया असंतृप्त अल्कोहल। तो एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह समावेशी अगर कीटोन होता है तो कीटोन के अलावा और कौन होगा, असंतृप्त अल्कोहल, ठीक है, ये भी इनका क्रियात्मक समूह होगा। और भी बना सकता हूं, वो क्या, अगर अल्कोहल है तो मैं ईथर भी बना सकता हूं। ये मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड O एंड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। देखो असंतृप्तता तो है, डबल बॉन्ड है, साथ में एक ईथर भी जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया असंतृप्त ईथर हो गया। तो असंतृप्त अल्कोहल के साथ और क्या पॉसिबल होगा, और हो जाएगा यहां पर असंतृप्त ईथर भी इनका क्रियात्मक समूह समावेशी होगा। तो याद रखो इसमें और इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म, इसमें और इसमें क्या लिखेंगे, फंक्शनल। अच्छा, इसमें और इसमें कौन सी आइसोमेरिज्म, ये अल्कोहल है, असंतृप्त अल्कोहल है, तो ये असंतृप्त ईथर, इसमें भी कौन सा होगा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म होगी। अच्छा, असंतृप्त ईथर है और ये कीटोन है, तो इन दोनों के बीच में भी कौन सी आइसोमेरिज्म होगी, फंक्शनल होगी। तो कहने का मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह सिर्फ और सिर्फ कीटोन होता है, ये कहना गलत है। उसके और भी कई सारे क्रियात्मक समूह अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, तो ये तुम्हें अच्छे से प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है। चलो खैर, ये एग्जांपल हमने यहां पर ले लिया। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रियात्मक समूह समावेशता के बाद नेक्स्ट एग्जांपल अब हम लेंगे वलय श्रृंखला समावेशता, इंग्लिश में बोला जाता है रिंग चेन आइसोमेरिज्म। अब देखो रिंग चेन आइसोमेरिज्म का मतलब क्या होता है, ऐसे यौगिक जिनका अणुसूत्र तो समान हो, अणुसूत्र तो समान हो, लेकिन एक यौगिक अचक्रीय यौगिक हो और दूसरा चक्रीय हो, तो ऐसे यौगिक में रिंग चेन समावेशता होगी, वलय श्रृंखला समावेशता होगी। तो देखो यहां पर इसका एग्जांपल मैं ये ले सकता हूं, एक एल्कीन लिया और एक मैंने साइक्लो एल्केन लिया, ठीक है। एल्कीन का मैं एग्जांपल यहां पर ले सकता हूं, ये मैंने लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH एंड सिंगल बॉन्ड CH3, ये एग्जांपल हमने लिखा, ये एंड है, ठीक है। ये प्रोपीन है और प्रोपीन का ही एक आइसोमर में यहां पर ये भी बना सकता हूं CH2, इसका नाम होगा साइक्लोप्रोपेन और ये कंपाउंड होता है प्रोपीन, ठीक है। तो बताइए प्रोपीन और साइक्लोप्रोपेन किस चीज का फर्क है, ये वाला पहले देखो दोनों का अणुसूत्र एकदम समान है, अणुसूत्र दोनों का एकदम समान है। ये यौगिक अचक्रीय है जबकि ये वाला यौगिक चक्रीय है, तो एक यौगिक चक्रीय और एक यौगिक अचक्रीय, इनके बीच में कौन सी समावेशता होगी, रिंग चेन वलय श्रृंखला, तो ये दोनों हो जाएंगे यहां पर रिंग चेन समावेशी। अब एक चीज और समझना, तुमसे मैंने कहा था कि अगर दो यौगिक अलग अलग फैमिली को बिलोंग करते हो, अलग अलग फैमिली के हो, तो वो क्रियात्मक समूह समावेशी होंगे। तो इन दोनों में आंसर क्रियात्मक समूह समावेशी तो हो सकता है, क्योंकि ये तो प्रोपीन है और ये साइक्लोएल्केन है, दोनों अलग अलग फैमिली के यौगिक हैं, तो इसमें आंसर क्रियात्मक समूह समावेशी हो सकता है। अब सुनो, हमें टिक क्या करना है, अगर क्वेश्चन ये आता है कि इन दोनों में कौन सी समावेशता है,
अगर तुम्हें ऑप्शंस में अगर रिंग चेन दे रखा है, रिंग चेन दे रखा है और क्रियात्मक समूह समावेशी भी दे रखा है, दोनों आंसर दे रखे हैं और क्वेश्चन दे रखा सिंगल चॉइस, आपको बस एक पर ही टिक करना है, तो फिर आप किसको प्राथमिकता देंगे? रिंग चेन को प्राथमिकता देंगे, याद रखना। क्रियात्मक समूह समावेशिता को प्राथमिकता, अगर क्रियात्मक समूह दे रखा है तो फिर तो उसी को ही टिक करेंगे ना। लेकिन अगर क्वेश्चन यही क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस का आ जाए तो फिर तो रिंग चेन भी आंसर देंगे और क्रियात्मक समूह समावेशिता भी देंगे, दोनों टिक करेंगे मल्टीपल चॉइस पे। लेकिन अगर क्वेश्चन में रिंग चेन आइसोमेरिज्म नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ लिखा है क्रियात्मक समूह समावेशिता, तो फिर हम क्रियात्मक समूह समावेशिता को ही टिक करेंगे। तो क्रियात्मक समूह समावेशी आंसर तभी होगा जब रिंग चेन मतलब वलय श्रृंखला हमें नहीं दे रखा होगा, तो ही क्रियात्मक समूह समावेशिता को हम प्राथमिकता देंगे, याद रखना, ठीक है। और भी इसका एग्जांपल हो सकता है, जैसे ये देखो, यहां पर ये मैंने लिखा एग्जांपल नंबर 2, ये लिखा CH3 सॉरी, या फिर मैं लिखता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH4CH3, ये लिखा। और इसका मैं एक ये भी ऐसे भी बना सकता हूं, ये असंतृप्त ईथर अचक्रीय, और ये चक्रीय ईथर, और चक्रीय ईथर का तुम्हें नाम पता होगा क्या? इपॉक्सी बोलते हैं, तो ये इपॉक्सी यौगिक। अब देखो दोनों का अणुसूत्र समान है, कैसे पता करेंगे? DOU से पता कर लेंगे। इसका DOU कितना है? 1, इसका भी DOU कितना है? 1। मैंने तुमसे कह रखा DOU की तुमको बहुत अच्छे से समझ होनी चाहिए, टॉपिक पढ़ा चुका हूं, आना चाहिए। तो ये यौगिक भी आपस में वलय श्रृंखला समावेशी होंगे, ठीक है। तो ये टॉपिक यहां तक ही हम लेंगे, इसमें ज्यादा कुछ और बताने का भी नहीं है। तो चलिए ठीक है, कौन कौन सी समावेशिता हम लोग बात कर चुके हैं। सबसे पहले हमने बात करी थी चेन आइसोमेरिज्म की, उसके बाद फिर हमने बात करी थी पोजीशन आइसोमेरिज्म, फिर हमने लिया था क्रियात्मक समूह समावेशिता, और फिर हमने लिया यहाँ पर कौन सा? रिंग चेन मतलब वलय श्रृंखला समावेशिता, ठीक है। अब इसके बाद हम लेंगे मध्यावयवता, और मध्यावयवता के बाद में फिर हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की। उन क्वेश्चंस को सोल्व करने के बाद फिर हम बाद में बात करेंगे कैलकुलेशंस की, संरचनात्मक समायोजन की गणना करना। तो कैलकुलेशन भाग थोड़ा हम बाद में लेंगे, इन सबको पढ़ने के बाद में। प्यारे बच्चों, अगर आप ये चाहते हैं कि जो भी कंटेंट हम लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं वो पूरा कंटेंट आपको मिले, तो आप 18002121 पर कॉल करें, और इस पर कॉल करके आप जो भी कंटेंट चाहते हैं वो कंटेंट आपको प्रोवाइड हो जाएगा।